तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये 11th का जो सेकंड पार्ट है, जो 11th में बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए जो फर्स्ट पार्ट था वो बन चुका है, तो वो जाके देख सकते हो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो ये जो है सेकंड पार्ट है कि जो बच्चे 11th वेस्ट कर चुके हैं और जो भी गलतियाँ की हैं 11th में, उससे कैसे आगे बढ़ा जाए और किस तरीके से तुम लोग 12th में आप प्रिपरेशन करोगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की जब वो 11 टू 12th मूव करते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किए होते हैं, कोचिंग क्लासेस नहीं लिए होते हैं 11th में, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं कि 11th में कोचिंग तो क्लासेस तो नहीं लिए हम लोग, तो क्या 12th में ले सकते हैं, और अगर हम लोग 12th में ले लेंगे तो क्या वो हम लोग को प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अब होगा कि नहीं होगा प्रॉफिटेबल, ये जानना है हम लोग को कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हम ये भी बताएंगे आपको कि करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए ये भी हम बताएंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग आसानी से ज्वाइन कर, तुम लोग को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हिचकिचाहट ना हो, जो काफ़ी बच्चों को होती है कि कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली हिचकिचाहट ना हो, तो इस वजह से वही चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो देखो, अगर जो भी बच्चे 11th में क्लासेस नहीं किए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनको आईआईटी निकालना ही है अब, ठीक है, मतलब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको आईआईटी ही निकालना है, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए यार। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमको आईआईटी ही निकालना है, लेकिन तुम 11th में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है नहीं किए थे, लेकिन अब परेशान हो कि 12th में करें कि ना करें, तो तुम ज्वाइन करो इंस्टीट्यूट। रीज़न इसका क्या है, तुम ऐसा सोच सकते हो कि 12th में शायद बोर्ड मेरा ख़राब हो जाएगा, या फिर कई बच्चे ऐसा सोचते हैं स्टार्टिंग में और फिर लास्ट में चल के पछताते हैं कि बोर्ड उनका ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम सच में आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो और तुम सीरियस हो, तो याद रखो, अगर इंस्टीट्यूट कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जो कि आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कराता है, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उसमें से किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो तुम। ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट को जो तुमको अच्छा लगता हो, अपने अपने लोकेलिटी में जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बेनिफिट है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। तो बेनिफिट यही है कि अगर जैसे ये जो आईआईटी जेईई का जो जर्नी है वो थोड़ा सा टफ जर्नी है, नहीं उतना, लेकिन ये कई मायनों में टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अकेले पढ़ने लगते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान। तो इंस्टीट्यूट क्या होता है ना कि वहाँ पे कई सारे बच्चे होते हैं, तो एक मेंटल सपोर्ट जो होता है रहता है कि इतने सारे बच्चे साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर तुम अकेले पढ़ जाओगे ना, तो फिर या फिर अकेले प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो अकेलापन तुमको महसूस होने लगेगा, तो तुम फिर पढ़ाई के साथ उतना तुम घुल नहीं पाओगे, है ना। तुमको अपने प्रिपरेशन में डे इन डे आउट तुमको घुलते चले जाना है। ऐसा नहीं कि तुम उससे परेशान होते जा रहे हो, नहीं, तुमको प्रिपरेशन से घुलते जाना है। अगर तुमको जेईई अगर क्रैक करना है, अगर अच्छे रैंक से, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि अपने प्रिपरेशन में घुलते जाओ। उसके लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर तुम सीरियसली निकालना चाहते हो तो। सेल्फ स्टडी करके भी बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, लेकिन एक्सेप्शनल हो सकता है ऐसा केस। लेकिन क्यों ऐसा, मतलब एक तो खुद ही ये रास्ता टफ है थोड़ा बहुत, लेकिन अब उस रास्ते को, अगर वो रास्ता टफ है तो तुमको उसको आसान बनाने का काम करना चाहिए कि और ज़्यादा टफ उसको बनाओगे। जाहिर सी बात है, आसान बनाओगे ताकि जो स्ट्रेस लेवल तुम लोग लोगे अभी आगे के प्रिपरेशन में, वो कम से कम लेना पड़े। तो सबसे पहली चीज़, तुम लोग को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। और ऐसा मत सोचना कि ये 12th तुम्हारा वेस्ट कर देगी। अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो, तुम प्रिपेयर कर रहे हो अगर अच्छे से पूरे साल भर, तो बिल्कुल परेशान मत होना आखिरी के 1 महीने और बोर्ड की ऐसी की तैसी। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली बात है कि तुमको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। अब दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि 11th में भैया बैकलॉग है इतना सारा, कैसे कवर करें, किस तरीके से करें। तो बैकलॉग कैसे कवर करना है वो फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है, उसमें ये नहीं बताएंगे। तो किस तरीके से करना है, वो सारा टाइम शेड्यूल सेट करना वो फर्स्ट पार्ट में है, दे देंगे हम तुमको। ठीक है, लिंक दे देंगे, तुम लोग देख लेना उसको। और अब दूसरी बात ये आती है कि बच्चे परेशान होते हैं कि कौन से बुक फॉलो करें, अब हम किस तरीके की बुक फॉलो करें। तो यार एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें बुक के बारे में बताएंगे, और उसमें सारे बच्चों के बारे में बताएंगे। मतलब जो बच्चे 11th में स्टार्ट करने वाले हैं उनको कौन सी बुक लेनी चाहिए, 12th में जो बच्चे उनको कौन सी बुक लेनी चाहिए, और टारगेट में जो बच्चे इस साल प्रिपेयर करने वाले हैं, जैसे 12th वाले बच्चे टारगेट में जाएंगे, तो उनको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए।
तो बता दे तुम लोग को कि कौन सी बुक फॉलो करो। तो सबसे पहले जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो या नहीं भी करते हो तो तुमको कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो अगर मान लो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो वहाँ की जो DPP इंस्टीट्यूट देती है और मॉड्यूल जो देती है वो तुमको मस्ट है करना। और जो बच्चे 12th में जा रहे हैं तो वो सिंगेज रख सकते हैं फिज़िक्स के लिए और SCV रख सकते हैं, और जो कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं वो। तो फिज़िक्स के लिए ये 3 चीज़ काफ़ी है। और आई रोडो अपने पास रखो, लेकिन उसका इस्तेमाल उतना नहीं करना, उसको बाद में कभी इस्तेमाल करना जब हम अगर इस चैनल पे तुम कंटिन्यू रहोगे तो हम बताएंगे जब तब फॉलो करना। और केमिस्ट्री के लिए तुम मॉड्यूल फॉलो करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा कुछ न परेशान हो, इनऑर्गेनिक के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल फॉलो करो, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम MS चौहान की जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाली वो ले सकते हो, और मॉड्यूल अपना फॉलो करो और NCERT अपने पास रखे रहना। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए RC मुखर्जी बुक जो है तुम फॉलो करो बिल्कुल एकदम आराम से। और जो अगली वीडियो आएगी ना, जो बुक के पूरी बुक के ऊपर जो डिपेंडेंट रहेगी वो वीडियो, उसमें और अच्छे से सारे बुक के बारे में एकदम बाकायदे नाम बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें तुम लोग और अच्छे से क्लियर होगे। और मैथ्स के लिए तुम बिल्कुल आंख बंद करके सिंगेज को फॉलो करो और अपने जो मॉड्यूल्स हैं उनको फॉलो करो, सिंगेज और मॉड्यूल, ठीक है। ये 2 चीज़ मैथ्स के लिए। तो सिंगेज में क्या है ना, काफ़ी सारे जो है बल्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मतलब पागल हो जाओगे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते। इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। तो टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दिया हुआ है सिंगेज में, और मिक्स्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है सिंगेज में। थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन दिया हुआ है सिंगेज में। तो मैथ्स के लिए सिंगेज बिल्कुल फॉलो करो, जो कि क्लास 12th में बच्चे हैं। और ज़्यादा बुक के पीछे ना पड़ो यार, क्योंकि 1 साल का टाइम है। तो उन्हीं सारे मटेरियल के साथ तुम लोग अपने 11th के भी बैकलॉग कवर करो और 12th के भी बैकलॉग कवर करो। और बैकलॉग किस तरीके से 11th का ख़त्म करना है वो पहले वीडियो में डिस्कस कर ली हैं, तो वो जाके देखो। तो 2 बातें हो गई, एक तो सबसे पहले तुम लोग को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है ये हो गई, और दूसरी तुमको कौन सी बुक फॉलो करनी है ये हो गई। और तीसरी चीज़, एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के NCERT को मत भूलना। मतलब जैसे जैसे तुम चैप्टर वाइज कवर करते चले जाना ना सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर फिनिश होते जाएंगे तो एक रीडिंग NCERT की लगाते चले जाना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से, और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट जो है उनको मेंशन करते चले जाना। ये तुम लोग को मस्ट है करना। और ये तीसरी चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ कि अभी से ही जैसे जैसे 12th का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चैप्टर वाइज पढ़ते पढ़ते, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। ये रट लो, कहीं अपने दिल दिमाग में डाल लो, क्योंकि रिवीजन करते समय आखिरी में ना, या फिर जो तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ अगर तुम इंस्टीट्यूट अच्छा ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज़ जो होंगे उसमें तुमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। लेस टाइम में ज़्यादा आउटपुट देना, ये शॉर्ट नोट्स की खूबी होती है। तो ये चीज़ तुम लोग फॉलो करो, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना अपना खुद का। एक पेज में क्या है, पूरे चैप्टर का तुम ओवरव्यू डाल सकते हो उसमें, जिससे तुमको रिवीजन के टाइम में तुमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। ये चीज़ हो गई। और सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन जो आता है बच्चों में, जो 11 से 12th में चले जाते हैं, या फिर जो 12th से टारगेट भी करने जाते हैं, या कह सकते हो जो भी बच्चा JEE प्रिपेयर करने जाता है, वो होता है कि भैया कितनी देर पढ़ना है या कितने घंटे पढ़ना है। तो उसका बिल्कुल सटीक, हम आवर्स तो नहीं बताएंगे तुमको कैलकुलेट करके, लेकिन उसका एक सटीक आंसर देंगे जो तुम लोग को समझ में आ जाएगा बिल्कुल आराम से। तो कितनी देर पढ़ना है, तो हम ये नहीं बात करेंगे कितने देर पढ़ना है, लेकिन हम ये बात करेंगे कि एक दिन में तुमको कितना पढ़ना है या कितना तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस पे बात करेंगे हम। तो उसमें वो काम करने में तुमको जितने घंटे लगे तुम उसको लगा दो, लेकिन इफ़ेक्टिव आवर ही देना। ये ऐसा नहीं कि तुम बैठ के घसीटे जा रहे हो, घसीटा नहीं मारना अपने को इफ़ेक्टिव आवर डालने हैं अपने स्टडीज़ में, वही अपने को अच्छा आउटपुट देगा और रिज़ल्ट भी वही देगा, मार्क्स भी वही इंक्रीज़ कराएगा। और किस तरीके से तुम क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ते हो, वो क्वालिटी जो है वो भी नंबर डिसाइड करने के काम में आती है। तो 2 क्वालिटी, एक तो क्वेश्चन पे किस तरीके से टूट के तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो वो, और दूसरा कितने ज़्यादा इफेक्टिव आवर्स हैं तुम्हारे वो, ठीक है। तो 11th में जो बच्चे हैं जो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसका आंसर यही है कि जितने भी जैसे मान लो तुम आज किसी इंस्टीट्यूट में क्लास लगाए, ठीक है, तो मान लो 3 क्लास लगाए तुम, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, तो कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो घर आए, रेस्ट लिए, जैसे मान लो फिज़िक्स में पढ़ाया गया तुमको, और वो जो फिज़िक्स का टॉपिक, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए, मान लो 3 टॉपिक पढ़ाए गए हैं तुमको, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों टॉपिक जो है तुमको पढ़ाया गया है फिज़िक्स में।
तो इन दोनों टॉपिक का तुम एक बार पहले जो नोट्स पढ़ाया गया है तुमको क्लास में और जो क्लास में क्वेश्चन कराया गया है उनको देखना, उनको उन सारे कॉन्सेप्ट को समझना, फॉर्मूला रटना और उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल करके पढ़ना अपने से, और उसके ऊपर टॉपिक वाइज क्वेश्चन खूब ढेर सारे लगा डालना, है ना। ये हो गया फिजिक्स का खेल खत्म। इसी तरीके से केमिस्ट्री में मान लो कुछ टॉपिक पढ़ा गया, उसका रिवीजन करना, उसका फॉर्मूला याद करना, या रिएक्शन है तो रिएक्शन याद करना और उस पर क्वेश्चन लगाना, और उसी तरीके से मैथ्स में। तो इस काम में तुमको जितने भी घंटे लगते हैं, मतलब उस डे का जितना भी वर्क है तुम्हारा अब खत्म हो चुका है ना। मतलब जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया वो आए घर पे बस बिल्कुल पढ़ लिए, और किस तरीके से पढ़े, पहले तो थ्योरी रिवाइज किए, जो सर क्वेश्चन कराया उसको देखे कि सर किस तरीके से, किस एप्लीकेशन, किस प्रोसेस में करके वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बन गई। तो इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों में सॉल्व कर लिए तुम, तो इतनी ही पढ़ाई करनी होती है यार। और अगर तुम्हारा 11th का बैकलॉग कवर अगर बचा हुआ है तो 2 घंटे से 3 घंटे उस बैकलॉग को देना। तो ये जो है एस्टिमेटेड, अगर बैकलॉग ज़्यादा छूटा हुआ है तुम्हारा तो तुम उस 3 घंटे जो है बैकलॉग, तो उस टाइम पे तुमको 8 से 8.5 घंटा पढ़ना पड़ जाता है। लेकिन अगर केवल इंस्टीट्यूट का ही ख़त्म करना है तुमको, या फिर तुम्हारा कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो 5 से 6 घंटा। लेकिन हम तो कहेंगे कि कोई भी एक वीक में एक डे देना जिस दिन तुम पुराना रिवीजन करो। जैसे मान लो तुम 11th से 12th में अगर जा रहे हो और तुम्हारे कोई बैकलॉग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो फिर भी 11th के लिए एक रिवीजन टाइम देना जो कि वीक में होगा, जिसमें तुम कोई भी फिजिक्स जैसे उठा लिए तो फिजिक्स का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लिए, फिर अगले संडे क्या किए, फिजिक्स ही उठाए लेकिन उसका फॉर्मूला रिवाइज नहीं किए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके उस कोई अगर इंटरेस्टिंग चैप्टर तुमको है तो वो इंटरेस्टिंग चैप्टर से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पीछे का भी रिवीजन होता रहेगा। तो वीक में ऐसा डे डालना जिसमें तुम एक अच्छा रिवीजन कर पाओ किसी भी चैप्टर का, वीक में ऐसा डे डालना, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि कितना देर पढ़ना है। जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया घर आए उसको एज इट इज़ पढ़ लिए और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वो खेल ख़त्म। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो मान लो कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट तुम पूरा पढ़े, इस तरीके से टॉपिक वाइज जो है कवर करते चले गए चीज़ों को, लेकिन लास्ट में ना जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर तुम टॉपिक वाइज सॉल्व करते गए और एक चैप्टर जो है आज ही ख़त्म हो गया है, तो उस दिन क्या करना, वो जो पढ़ाया गया क्लास में वो सॉल्व कर लेना, और एक ऐसा दिन ढूंढना जिस दिन तुम पूरा फ्री हो और उस चैप्टर पे मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर से हम कह रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे मिस करते हैं। तुमको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन तुमको अपने दिमाग को काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड करके भी एग्ज़ाम में सोचना होता है। तो टॉपिक वाइज जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम टॉपिक में ही इंडल्ज रहते हो, तुमको पता होता है कि ये फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है और थोड़े से इधर उधर के एप्लीकेशन। लेकिन जब तुम पूरा होल चैप्टर लोगे तो उसमें सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, फोर्स आ जाएगा, जो इक्विलिब्रियम होता है, चार्ज इक्विलिब्रियम पे है तो उसका पोजीशन बताना, उसका वैल्यू बताना क्यू का, और भी जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सारे टॉपिक्स एक साथ तुम्हारे दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो वो सारे टॉपिक एक साथ घूमेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगी उस चैप्टर पे, ठीक है। तो उस चैप्टर पे लगभग उस दिन बैठ के लगभग 90 से 100 क्वेश्चन के आसपास जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तुम उस दिन पूरा SC वर्मा लगा सकते हो मिक्स्ड। उस दिन तुम सिंगेज का भी काफ़ी सारा क्वेश्चन कर सकते हो, तो सिंगेज हम कहेंगे टॉपिक वाइज में इस्तेमाल कर लेना सिंगेज, और SCV को एज पूरा होल में सॉल्व करने का इस्तेमाल करना फिजिक्स में। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी करना और उसी तरीके से मैथ्स में भी करना। तो ये जो स्ट्रैटेजी है 11th की, ये पार्ट 2 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो कि क्लास 11th 12th में जाने वाले हैं बच्चे, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर जो बच्चे 11th में भी जाने वाले हैं वो भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, या जो बच्चे 12th में और सोच लिए हैं कि उनको टारगेट ही करना है, अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए, तो वो भी इस चीज़ को अपने टारगेट प्रिपरेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी यार, वो आएगी बुक्स पे कि कौन सी बुक फॉलो करें। तो उस पर हम तीनों के बारे में बात करेंगे, जो 11th में बच्चे जा रहे हैं वो भी, जो 12th में जा रहे हैं और जो टारगेट करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी, मतलब तीनों कैटेगरी के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है वो बताएंगे। क्योंकि 11th में जो बच्चे हैं ना उनको एक अलग बुक फॉलो करनी होती है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए होते हैं और 0 to हीरो वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। जो बैच चल रहा है ना 0 to हीरो वाला, तो 0 to हीरो वाले क्वेश्चन जो है दिए होते हैं वो 11th वाले बच्चों को, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है ना। लेकिन 12th में ऐसा नहीं होता, ना ही ऐसा टारगेट में होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बच्चे लेके पागल हो रहे हैं वो बुक, ठीक है। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग बुक जो है फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट है। तो वो इस अगली वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कर, ये वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को,
और नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि जो भी आगे वाला आने वाला जो वीडियो है वो आए। और कोई भी क्वेरी है तो बेफिक्र होकर कमेंट में नीचे पूछो, और किस तरीके का वीडियो चाहिए और कितना बेनिफिट पहुंचाया है ये वीडियो अगर देखे हो पूरा तो वो भी बताना नीचे। और कोई भी क्वेश्चन है तुम इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमको फॉलो करके पूछ सकते हो बिल्कुल आराम से, और कमेंट में भी नीचे लिख दो कि क्या तुमको पूछना है, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना। तो इतना तो काम कर ही सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।